बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पतंग कविता। इस कविता में कवि आलोक धनवा ने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों तथा प्रकृति के साथ उनके रागात्मक संबंधों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। भादो मास के बरसते मौसम के गुजर जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। लंबे समय से वर्षा के कारण बच्चे बाहर खेल नहीं पाते, परंतु जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो वे और उत्साहित और उमंग से भर जाते हैं। कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहा है कि शरद अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपनी ओर बुला रहा है, आकर्षित करता है। पतंग को आकाश में उड़ाने के लिए ललायित है शरद ऋतु भी। आकाश को वो मुलायम बनाता है और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। शरद ऋतु का सवेरा खरगोश की आँखों जैसा लाल है। कवि कहते हैं कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया ताकि पतंग ऊपर उड़ सके और एक ऐसा माहौल बना दिया कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज़ और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग को उड़ा सकें। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियाँ और किलकारियाँ मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देती हैं। बच्चे भी तितलियों की तरह कोमल और नाजुक होते हैं। इस बात को कवि कविता में इस तरह से कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। यहाँ कवि ने बिंबात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया है। नई चमकीली साइकिल तेज चलाना, चमकीले इशारों से बुलाना आदि में दृश्य बिंब है। घंटी बजाना, सीटियाँ, किलकारियों की ध्वनि में ध्वनि बिंब, आकाश को मुलायम बनाने में स्पर्श बिंब का सुंदर प्रयोग दर्शनीय है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीकरण हुआ है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। मिश्रित शब्दावली का इस भाषा में प्रयोग है। अगली पंक्ति में कवि ने बच्चों के कोमल शरीर का वर्णन किया है। बच्चों के शरीर में कपास की जैसी नरमी और लचीलापन होता है। बहुत ही कोमल होते हैं बच्चे। उनको स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित हो जाती है। जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं तो धरती उनके बेचैन पैरों के पास जाती है। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती। उनके पैरों की ध्वनि से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न हो जाता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले के पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते रहते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन भी होता है और पतंग उड़ाते उड़ाते कभी कभी वो छतों के खतरनाक किनारों तक भी आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता है, क्योंकि बच्चे बड़ों के सामने नहीं खेलते, तो कोई बचाने वहाँ नहीं आता है, बल्कि उनके रोमांचित शरीर ही उन्हें बचा लेते हैं। खेल में रोमांच के सहारे ही बच्चे खतरनाक जगहों तक पहुँच जाते हैं। उस समय उनका सारा ध्यान केवल पतंग की डोर, उसकी उड़ान और उसकी ऊंचाइयों पर ही केंद्रित रहता है। वे गिरने से बच भी जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि मानो पतंग की ऊंचाइयों ने उन्हें डोर के सहारे थाम लिया हो, उन्हें गिरने से बचा दिया हो। इसी बात को कवि कविता में समझाते हुए कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध,
छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। यहाँ स्पर्श बिंब का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत है। बाल चेष्टाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है। कवि ने भावों के अनुकूल सहज अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। आगे कवि कहते हैं कि आकाश में पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ने लगते हैं। उनके शरीर के रोएं, रंध्र भी संगीत उत्पन्न कर रहे होते हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे होते हैं। कभी कभी वे छतों के किनारों से गिर भी जाते हैं, किंतु अपने लचीले शरीर के कारण ज़्यादा चोट खाने से बच जाते हैं। फिर क्या है, उनके मन में जो भय है वो तो बिल्कुल समाप्त ही हो जाता है और वे अधिक उत्साहित हो जाते हैं और सुनहले सूरज के सामने फिर से आ जाते हैं, अर्थात अगले दिन पतंग उड़ाने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। उनकी गति और तेज हो जाती है। अगली बार पृथ्वी और भी तेज गति से उनके पैरों के पास आती है। इस बात को कवि अपनी कविता में इस तरह से कहते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ गति से घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ कवि ने ये बताया है कि बच्चे किस तरह धीरे धीरे खतरों का सामना करते हैं और साहसी बनते चले जाते हैं। उनके अंदर साहस की भावना बढ़ती चली जाती है। खतरे से ही बच्चे हर चीज़ सीखते रहते हैं। भाषा में लाक्षणिकता है। दृश्य बिंब का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत है।